चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। वास्तविक संख्याएं पहला टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। उसके बाद इसके अंतर्गत जितने चीज़ें आती हैं वो सब चीज़ें हम कवर अप करेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, उसके बाद अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यूक्लिड प्रमेयिका, उसके बाद अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, बात अद्वितीयता और HCF LCM का प्रोडक्ट जिसमें रिजल्ट मिलता है A into B, जहाँ पे A और B दो संख्याएं हैं। फिर लास्ट में एक चीज़ हम कवर करेंगे, किसी परिमेय संख्या का शांत या अशांत जो आवर्ती रूप होता है उसको पहचानने का ट्रिक बिना भाग दिए। बिना भाग दिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आपके आगे जो प्रश्नावली आएगी इस अध्याय में, इस चैप्टर में, उसमें हमको बिना भाग दिए परिमेय संख्या को अशांत या शांत उसकी आवर्ती को पहचानने को सीखना है। इसलिए शांत या अशांत परिमेय संख्या को पहचानने को सीखना है। तो उस पर्पस से मैंने यहाँ पे उस चीज़ को ट्रिकी वे में समझाने का प्रयास मैं करूँगा। ठीक है, तो यही चीज़ समझना है आज, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपके आगे जो प्रश्नावली बनेगी उसमें जो भी प्रश्नोत्तर होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, उनको आपको बनाने में बहुत सहूलियत होगी। बहुत आप इजी वे में उन सारे क्वेश्चंस को बना सकेंगे। तो मैं जो भी चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो भी अध्याय स्टार्ट करूँगा, उसमें मैंने ये डिसाइड करा है कि आपको पहले मैं उस चैप्टर से रिगार्डिंग पहले उसका इंट्रो करूँगा। इंट्रो करने के बाद, उसके परिचय करने के बाद, परिचय में भी कुछ चीज़ें जो मिसलेनियस जो चीज़ें हैं, जो बेसिक जो चीज़ें हैं उस चैप्टर से रिगार्डिंग मैं उसको पहले कवर अप करूँगा। उसके बाद हम आगे के प्रश्नावली को बनाएंगे। तो उसी सिलसिले में मैंने आज अध्याय फर्स्ट पार्ट जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसको मैंने उठाया है वास्तविक संख्याएं। और मैं एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, ये जो पूरा कंप्लीट आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को पर्सपेक्टिव से ये मेरा सीरीज़ रहेगा, जिसमें आपको बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई आपको अगर डर लगता है मैथ्स को लेकर के, कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना होता है, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे इस वीडियो में रहेगा, इस सीरीज़ में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने साथ नोट बुक और एक ये पेन लेकर के बैठ जाएं। और आज की क्लास में मैं जो भी बताऊंगा या आगे आने वाले जितने मेरे क्लासेस होंगे उसमें जो भी बताऊंगा उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ VK सर मैथ्स, और लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो मैंने बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, पहला मेरा ये टॉपिक है। तो वास्तविक संख्याएं मैथ्स में, गणित में वो ही संख्याएं होती हैं जो जिनको हम नंबर लाइंस पे प्लॉट कर सकते हैं। सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है। वही संख्याएं जो क्या करती हैं, गणित में नंबर लाइन पे क्या करती हैं, शो करती है। नंबर लाइन क्या होता है, जिसमें हम पॉजिटिव, निगेटिव इंटीजर्स को, पूर्णांक को क्या कर सकें, प्लॉट कर सकें। ठीक है ना, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो मैंने बताया कि गणित में वे सभी संख्याएं, है ना, गणित में वे सभी संख्याएं वास्तविक होंगी जो नंबर लाइन पे, मैं इसको हिंदी में लिख दूं, इसको बोलते हैं सतत संख्या रेखा। ठीक है, सतत संख्या रेखा पर क्या हो सके, दर्शाई जा सके, दर्शाई जा सके। ठीक है, तो ये वो सारे नंबर्स, वो जितनी संख्याएं होती हैं मैथ्स में, वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे प्लॉट कर किए जा सके, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं।
ठीक है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? सिंपल वे में समझे, जो संख्या p बाई क्यू फॉर्म में होता है। p बाई क्यू मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत ये चीज़ है, डिफिनेशन है क्या, कि वो सारे नंबर्स पी बाई क्यू फॉर्म में होंगे, और जहाँ पे क्यू जो होगा, ये जो नीचे जो हर है यहाँ पे, वह जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई नंबर है 1/2, 3/4, 6/8। ठीक है। आप कोई भी नंबर ले लो, आप नेगेटिव कोई इंटीजर्स उठा लो आप, है ना। ये सारे नंबर्स जो होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब परिमेय की बात करें तो जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं रहे, ठीक है, जैसे रूट की संख्याएं हो गई, √2 हो गया जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता हो, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, पाई की वैल्यूज़ हो गई, ये सब जो संख्याएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। ठीक है, ये अपरिमेय होती हैं, ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं हो सकती। अब आते हैं पूर्णांक की बारी। पूर्णांक क्या होते हैं? तो जितने पॉजिटिव और नेगेटिव जो नंबर्स की बात हम करते हैं, प्लस, है ना, प्लस में मतलब धनात्मक संख्याएं हों, ऋणात्मक संख्याएं हों, और जिनको हम उसमें शून्य भी लग सकते हैं, है ना। पूर्णांक के अंतर्गत क्या आते हैं? धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य, ये तीनों मिलाकर के पूर्णांक होते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक मतलब जो नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव नंबर अगर मैं 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, 1 लिख दूं, ये सब क्या हो गए? पॉजिटिव नंबर्स हो गए, धनात्मक संख्याएं हो गई। ऋणात्मक संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी? इसी को मैं अगर -1, -2, -3 लिख दूं, है ना, -4 लिख दूं, ये सब क्या हो गई? ऋणात्मक संख्याएं हो गई। और शून्य 0। तो कुल मिलाकर के ये इन संख्याओं को, तो जिन धनात्मक, ऋणात्मक और इन शून्य को सबको मिलाकर के नंबर लाइन पे हम इनको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को मिलाकर के हम पूर्णांक को डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। तो सारी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकें, ठीक है, और जो धनात्मक, ऋणात्मक फॉर्म में हो, उस रूप में हो, वो सब क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। इसके साथ साथ में अब पूर्णांक के 2 रूप होते हैं। कौन कौन रूप होते हैं? पहला, सम पूर्णांक। ये सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक मुझे इसलिए समझाना है, आप इत्मीनान से एकदम वीडियो देखिएगा और इस क्लास को एंजॉय करिएगा, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सब के सब आपके प्रश्नावली संबंधित है। प्रश्नावली में जो भी आपके प्रश्न आएंगे ना, उसमें देखिएगा, आप कहिएगा कि सर ने जो भी बताया, जो भी यहाँ पे परिचय में बताया था, समझाया था, वो सारी चीज़ें हूबहू हमको हेल्प कर रही हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने में, सवाल को बनाने में। तो विषम पूर्णांक, 2 पूर्णांक हो गए, सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक वो होंगे जो क्या होते हैं? 2 से विभाजित हो सके। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, वो क्या होती हैं? सम पूर्णांक होती हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन होंगे? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × m करके लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 के बगल में m जो है, m यहाँ पे क्या हो गया? m क्या है? कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ये कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स। तो जैसे मैं इसको आपको दिखा दूं कि ये कैसे ये वेरीफाई कर पा रहा है इसको। अगर मैंने 2m लिखा और यहाँ पे मैं लिख दूं कि m = 1, तो 2m = 2 × 1 = 2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी।
मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ, सम पूर्णांक में बताया कि 2 से विभाजित होने वाले संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। तो क्या ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने 2m लिखा, ये क्या इन सारी चीज़ों को वैलिड कर रहा है? इसे वेरीफाई करने के लिए मैं ये सब चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। m इज इक्वल टू, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। m इज इक्वल टू 3 रखता हूँ तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो गया। आप देख सकते हो 2, 4, 6 मैंने यहाँ पे जो बताया, ये सब के सब क्या होते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। इस तरह से हम इनको सम पूर्णांक कह सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मैंने कहा पूर्णांक m यहाँ पे पूर्णांक है, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू -1 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो। ठीक है, आप इनको रख करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। -1 इज इक्वल टू -2, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। तो आप इनको भी रख करके, ऐसे रख करके भी आप ये सब कर सकते हो। तो ये माइनस में हो या प्लस में हो, आप ये देख सकते हो कि सब के सब क्या हैं, 2 से विभाजित हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं विषम पूर्णांक पे। विषम पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं होती हैं वो जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करके। अगर इनको मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, जैसे मैंने सम संख्या के लिए 2m लिखा था, अगर विषम संख्या के लिए मुझे कोई शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो मैं उसको 2m + 1 कर सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे m इज इक्वल टू मैंने ही बताया था ऊपर की तरह, सम पूर्णांक के लिए m इज इक्वल टू क्या बतलाया था, कोई पूर्णांक बतलाया था, कोई पूर्णांक बतलाया था। ठीक है, तो कोई पूर्णांक बतलाया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर m इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 1, ठीक है, तो देखना है क्या मुझे कोई पूर्णांक, मतलब 1, 2, 3 कुछ भी रखने पे यहाँ पे m के पास, क्या ऊपर वाली जो संख्याएं मैंने बतलाई हैं, क्या उसको ये वैलिड कर पा रहा है? देखते हैं। 2 इंटू मैंने कहा 1 रखने के लिए, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर m इज इक्वल टू अगर मैं 2 रख लूँ तो 2 इंटू 2 + 1, 2 इंटू 2 4, अब +1 5 हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ये 3, 5 ये सब आ रहे कि नहीं आ रहे इसमें से? वही मैं बतलाया कि वो सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, विषम पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अगर -1 -2 करके लिखूंगा, अगर मैं m की जगह पे -1 -2 करके लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 और +1 इज इक्वल टू -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि विषम पूर्णांक चाहे -1 हो, चाहे -3 आए, चाहे -5 आए, चाहे -7 आए, कोई भी संख्या आए जो विषम संख्या है और वो माइनस में आए, चाहे प्लस में आए, पॉजिटिव नंबर्स में आए, वो सब के सब क्या होंगे, विषम पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं यूक्लिड प्रमेयिका को समझने। तो इसके लिए मुझे पहले ये सब इरेज कर देना होगा। आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन करते रहें अपने कॉपी में, ताकि आपके लिए बाद में रिवाइज करने के लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अभी समझ में आ रही चीज़ें? समझ में आएंगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा, नहीं आएंगी तो भी बतलाइएगा। मैं आगे से और प्रयास करूँगा थोड़ा स्लो करके चलने का। अब आते हैं यूक्लिड प्रमेयिका। यूक्लिड प्रमेयिका क्या होता है? तो ये एक ऐसा थ्योरी है, ऐसा थ्योरम है जो एक सूत्र देता है, कहता है कि a इज इक्वल टू BQ + R। ठीक है, जहाँ पे a बताता है, a क्या है, a क्या है, भाज्य है, a क्या है, भाज्य है। ठीक है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, r क्या है, शेषफल है। ठीक है, ये 4 चीज़ें हो गई। तो इस प्रमेयिका में जो सूत्र हमको ये दिया गया है, इस सूत्र से हमको करना क्या है, मैं यहाँ पे
जो चीज़ बतलाने जा रहा हूँ ये आपके प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने में हेल्प करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कहता है कि इसका प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। एक प्रक्रिया होगी, उस चरणबद्ध प्रक्रिया के द्वारा, चरणबद्ध मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और इसी सूत्र को, इसी जो भी ये एक प्रमेय दिया हुआ है, इसके माध्यम से हम जो भी प्रश्न जो आएंगे उनको हम चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करेंगे। कैसे? क्वेश्चंस जो एचसीएफ फाइंड करने वाले होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, आई थिंक सो। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 16 और 28 का, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ कि इसमें एचसीएफ इसका क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये बता दूँ आपको कि इसमें से ए कौन है, बी कौन है। तो ए हमेशा क्या होगा, बड़ा नंबर होगा, ठीक है, तो ये 28 हो गया। इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो ए हो जाएगा, ये वाला ए। और बी कौन होगा, तो बी इसमें से जो छोटा नंबर होगा जो बच जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एचसीएफ फाइंड करना है। तो आपको याद होगा छोटे क्लास में जब हम लोग थे तो उस समय हम लोग एचसीएफ फाइंड करना सीखे थे। क्या करते थे कि छोटे वाले नंबर को बाहर रखते थे, बड़ी वाली संख्या को अंदर रखते थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करते। तो डिवाइड किया जाए यहाँ पे 16 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, 16 1 जा 16, नहीं आएगा 28, तो यहाँ पे 16 1 जा 16 कर लिया, ठीक है। तो 16 1 जा 16 किया, 28 माइनस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं 8 को यहाँ से ऐसे कर दूंगा। एचसीएफ फाइंड करने का यही रूल होता है कि भागखंड के द्वारा जो भी भाग देने की जो प्रक्रिया होती है उसके तहत अगर हम कोई एचसीएफ फाइंड करना होगा तो ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो 8 2 जा यहाँ पे 16। आपने देखा जो इसका इस पहले वाले जो स्टेप का यहाँ पे जो शेषफल आया वह यहाँ पे क्या हो गया, भाजक का काम कर रहा है। और ये जो यहाँ पे जो भाजक था यहाँ पे अब आ गया भाज्य बन करके, ठीक है। बड़ी संख्या यहाँ पे ए बन गया अभी ये, और ये बी बन गया। यहाँ पे ये पहले ए था, यहाँ बी था। तो ये था हमारा पहला स्टेप, ये था पहला स्टेप, और ये हमारा दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप होने जा रहा है। तो 8 2 जा 16, शेषफल क्या मिला, 0। तो ये जो प्रमेयिका है ये कहता है कि यहाँ पे जो ए रखे आप, यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो किए, यहाँ पे जो ए क्या रखे थे, इसका एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई, तो ए यहाँ पे क्या था 28, बी क्या है 16, ठीक है। क्यू हमारा क्या होगा, भागफल होता है ये वाला, ठीक है, पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। तो क्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और आर हमारा क्या मिला 8। तो यहाँ पे देखना है कि क्या आर इज इक्वल टू 0 है, नहीं 8 है, तो इसको ये 0 नहीं हुआ। तो पहले स्टेप में मैंने देखा कि आर इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ। तो आप पूछोगे सर आप ये आर इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो आपने इसको ऐसे क्यों कर दिया, इसके पीछे क्यों पड़े हो आर के पीछे। तो आर के पीछे मैं इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि इस प्रमेयिका का ये थ्योरी है कि आर इज इक्वल टू जब तक 0 नहीं हो जाए तब तक आप ऐसे स्टेप्स करते चलो, बार बार आप ये प्रोसेस करते चलो। तो पहले वाले स्टेप में मैंने देखा कि आर 0 नहीं हुआ, फिर सेकेंड स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या देखूँगा कि 28 ये जो यहाँ पे था ए था पहले वाले स्टेप में, से बी यहाँ पे था, ठीक है, क्यू ये था, आर 8 था। अब आगे सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ए 16 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लूँ मैं 16, ठीक है। सेकेंड स्टेप दिखाई दे रहा है, 16 कर लूँ। अब इसका बी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और क्यू क्या हो जाएगा, मैंने बताया इधर क्यू क्या हो जाएगा, ये वाला भागफल ये होता है, तो ये 2 हो गया, और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आर क्या मिला, 0 मिल गया ना, यहीं पे हम रुक जाएंगे।
यहीं पर हम क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे, स्टॉप। अब HCF हम बता सकते हैं, HCF हम बता सकते हैं 16 और 28 का बता सकते हैं। अब HCF और ACF 16 और 28 का बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मैंने बताया कि प्रमेयिका कहता है कि जब तक R शून्य नहीं आ जाए तब तक आप ये स्टेप करो, ठीक है। शून्य आ जाए रुक जाओ, शून्य यहाँ पे आ गया, रुका। अब यहाँ पे जो ये क्या था, मैंने क्या बताया था, ये B यहाँ पे HCF हो जाएगा। यहाँ पे B जो था भाग विधि द्वारा, ये क्या हो रहा था, यहाँ पे HCF हो रहा था। तो यहाँ पे B कौन है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और 28 का HCF क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा इस प्रमेयिका के माध्यम से आंसर प्राप्त हो जाएगा HCF 16 और 28 का। बात समझ में आ रही है? तो आपको सिंपल क्या करना है, इस प्रमेयिका का प्रयोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है। लेकिन इससे पहले आपको भागखंड विधि द्वारा इन संख्याओं का, पहले भाग विधि द्वारा इनका HCF यहाँ पे दिखा देना, फाइंड कर लेना है और साइड में, और फिर उस चीज़ को यहाँ पे करते हुए आंसर तक पहुँचना है। लेकिन आश्वस्त हो लेना है, आपको कंफर्म हो लेना है कि क्या हमारा R = 0 आया। R = 0 आ गया तो समझिएगा कि जो B होगा वही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम जब प्रश्नावली में करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं अगले इस पॉइंट पे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या हुआ? अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या का एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या कहता है ये, कि प्रत्येक भाज्य संख्या का क्या कहता है, एक अद्वितीय, मैं बताऊंगा अभी अद्वितीय मतलब क्या होता है, अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको अद्वितीयता के बारे में बतलाऊंगा। तो प्रत्येक भाज्य संख्या का एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है भाज्य संख्या का, भाज्य मतलब कौन सा, भाज्य मतलब कौन सा, जिसके पास भाज्य शायद ऊपर बतलाना था बट नहीं बतला पाए, यहाँ बता देते हैं। भाज्य और एक अभाज्य दो संख्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ समझा देता आपको, अभाज्य और भाज्य, ठीक है। तो अभाज्य और भाज्य, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं के गुणनखंड दो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं के गुणनखंड एक हो या वह नंबर जो संख्या हो स्वयं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर है 2, तो इसका देखिए, इसका जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है उसमें कौन कौन सा संख्या है, 1 है और 2 है, मैंने 1 और वह नंबर स्वयं। एक और संख्या लेते हैं, मैंने लिया 3, यहाँ पे देखिए 1 × 3, 5 लिया, 1 × 5। यहाँ पे मैं क्या चीज़ देख पा रहा हूँ कि यह जो संख्या है, यह इसका जो गुणनखंड हो रहा है 1 हो रहा है और वह नंबर स्वयं हो रहा है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। एक चीज़ बता दूं यहीं पे साथ साथ में कि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम होती है, मात्र 2, इसके अलावा दूसरा कोई आपको सम संख्या के रूप में अभाज्य संख्या नहीं होगा। यह 2 जो होता है यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या होती है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और सम संख्या अभाज्य है, ठीक है। एकमात्र ऐसी संख्या जो है ये 2 जो सम संख्या है और अभाज्य है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है।
अब आते हैं भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके गुणनखंड, जिन संख्याओं के गुणनखंड एक स्वयं के अलावा दूसरा कोई अन्य संख्या आ जाए। अन्य एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिया 4, इसके लिए देखिए, इसका ये 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी इस एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए ले लिया मैंने 6, ठीक है। ठीक है, मानो मैंने कोई संख्या ले लिया 6। इसको देखिए, ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है। तो यहाँ पे हम चीज़ देख रहे हैं कि इसमें एक तो आ रहा है, ठीक है, ये नंबर स्वयं भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावे अन्य जो भी संख्याएं हैं, कुछ दूसरी संख्याएं भी आ रही हैं। जैसे इसमें 2 आया, इसमें 2 और 3 आया, ऐसे करके। तो वह संख्याएं जो अपने आप और 1 के अलावे, 1 के अलावे अन्य कोई दूसरा संख्या भी अपने गुणनखंड में लावे, वैसे संख्याओं को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम समझा रहे थे कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनखंड होता है वह अभाज्य संख्याओं से क्या होता है? लिप्त रहता है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने भाज्य संख्या कोई लिया, जैसे मैंने लिया 35 ले लिया, ठीक है, भाज्य मैंने 35 ले लिया। भाज्य 35 क्यों है? क्योंकि इसका ये 1 के भी टेबल में आता है, स्वयं के भी टेबल में आता है, 5 में भी आता है, 7 में भी आता है, ठीक है, इसलिए। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे अगर, तो ये 5 × 7 होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब यही चीज़, ये थ्योरी जो कह रही है, प्रमेय जो कह रहा है कि यह भाज्य संख्या जो है, इसका जो गुणनखंड इधर प्राप्त हुआ, यह अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। देखिए, 5 अभाज्य संख्या होती है, 7 अभाज्य संख्या होती है। 5 क्यों अभाज्य संख्या? क्योंकि इसका जो गुणनखंड होता है वह 1 और वह स्वयं होता है। 7 भी वैसे ही होता है, 1 और स्वयं होता है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है, इसमें पॉइंट है, वो है हमारा एचसीएफ और एलसीएम पे है। एचसीएफ और एलसीएम ये क्या होते हैं? तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनखंड होता है वह a × b होता है, जहाँ पे a b क्या होती हैं? 2 संख्याएं होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये a b जो होती हैं 2 कोई संख्याएं होती हैं, ठीक है, ये धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब रही बात धनात्मक संख्याएं या, ठीक है, 2 संख्याएं होती हैं। अब तो ये जो हमको ये सूत्र का ये जो एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है, ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ है, इसको हमको वेरीफाई करना है ताकि इस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस कर सकें। तो मान लीजिए हमने कोई संख्या लिया, ठीक है, कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने 2 × 3 लिया। अब ये कह रहा है कि इनका जो एलसीएम होगा, 2 और 3 का जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा, इनके गुणनखंड करने से जो रिजल्ट प्राप्त होगा इनके गुणनखंड के रिजल्ट के बराबर होगा। देख लेते हैं। तो 2 और 3 का हमको पहले एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए और 3 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए, 2 और 3 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनका गुणनखंड करना पड़ेगा। ये हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? एचसीएफ हमारा क्या होगा और एलसीएम क्या होगा? एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस गुणनखंड में देखना होगा कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है जो दोनों में है, कॉमन है। तो 1 ही है, 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ये सब है भी बड़े बड़े नंबर, लेकिन ये तो क्या है, इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें नहीं है। इसलिए जो संख्या यहाँ पे दी हुई है भले छोटी संख्या है, लेकिन अपने आप में ये बड़ी संख्या कहलाएगी कॉमन के रूप में, कॉमन फैक्टर के रूप में।
यहाँ पे 1 और 1 दोनों ऊपर में हैं, दोनों ऊपर नीचे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, HCF हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। किन का लिखेंगे, 2 और 3 का HCF लिखेंगे 1। LCM की बारी, इसको मैं ऐसे लिख सकते, 2 और 3 का HCF हो जाएगा 1, ठीक है। अब LCM की बारी, LCM कहता है कि आप ये जो लिखे थे, जो कॉमन निकाले थे वो भी रख लो, और बाकी जो बच गए हैं इनको भी आप क्या करो, रख लो। सिंपल सी बात है। तो LCM निकालना बहुत आसान होता है कोई भी नंबर का, है ना। उनके कॉमन फैक्टर्स को भी देख लो और जो बच खुच गए सबको यहाँ पे लिख लो। तो 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या मैंने जो सूत्र आपको बतलाया ये सूत्र वैलिड है कि नहीं है, ये एक दूसरे को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। देखिए देखते हैं। HCF यहाँ पे हमने क्या बतलाया, 2 और 3 का 1। LCM क्या बतलाया, 6। इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, इनका रिजल्ट आ रहा है 6। इधर देखिए 2 3 जा 6, तो इधर भी 6, हाँ इधर भी 6, ठीक है, इधर भी 6 और इधर भी 6, ये दोनों तरफ हमारा ये 6 6 आ रहा है। इस तरह से ये जो फॉर्मूला जो है यह वैलिड है। और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे प्रश्नावली में। इसमें से फाइंड करने के लिए मान लो अगर कोई 3 गिवन है, 1 गिवन नहीं है, तो इसमें से हम इनका यूज़ करके वहाँ पे हम फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। इसको आप नोट करते रहिएगा अपने नोटबुक में। अब आगे बढ़ते हैं। तो किसी परिमेय संख्या का शांत या अशांत रूप जो होता है उसको पहचानने का क्या ट्रिक है, बिना भाग दिए। बिना भाग दिए मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पाठ्यपुस्तक में जब आप प्रश्नावली बनाइएगा तो उसमें एक प्रश्नावली है जिसमें क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं जिनको आप बिना भाग दिए ही पहचानना है। उसमें से जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं वह कौन शांत या कौन अशांत आवर्ती का है, ठीक है। तो उसके लिए एक नियम है कि परिमेय संख्या जो P/Q फॉर्म में होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले वाले को अंश नीचे और निचले ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। उनके प्रत्येक परिमेय संख्याओं में जो हर होता है, जो नीचे वाला होता है, उसका अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग इसके शांत या अशांत आवर्ती रूप को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हमको प्राप्त हुई और वह शांत है कि अशांत है, उस कैसे पहचानेंगे कि शांत है या अशांत है। तो उसके लिए एक नियम है, कह रहा है कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए या 5 आए या दोनों आ जावे या दोनों आए, तो वह जो रूप होगा, जो भी परिमेय संख्या होगी वह क्या हो जाएगी, शांत आवर्ती रूप हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लिया 3/8 लिखा हुआ है, इसमें से हर क्या हुआ, ये हो गया हर। इसमें हर का मैं क्या करूं, इसका गुणनखंड कर लूं, अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 कर लिया, ठीक है। इसमें आप देखिए इस नियम के अनुसार कह रहा है कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद केवल उसमें 2 आए या 5 आए या दोनों आए। तो इसमें 2 आ रहा है ना, 5 नहीं आ रहा है, कम से कम कोई तो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये जो परिमेय संख्या होगी यह क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, शांत, ठीक है। और रही बात इनके जो रूप होते हैं, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर लिखना हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 1 पावर 1 है, तो इसको हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो जो इनमें गुणनखंड के रूप में ये 2 या 5 या दोनों आएंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 का पावर 3 इंटू इनका जो रूप होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म इनको बोले तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m,
जहाँ पे n और m क्या है, कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई ना कोई क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। n और m क्या है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अशांत पे। तो अशांत में क्या हो जाएगा, अशांत तो बहुत इजी है। अब आते हैं अशांत पे। अशांत क्या हो जाएगा कि जब हर मतलब जो भी संख्या दी रहेगी, मान लीजिए मैंने लिखा 1/9, तो इसमें जो हर है इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं, सॉरी, अब आते हैं अशांत पे। अशांत में क्या करना है, इसमें जो हर का गुणनखंड होगा वह 2 और 5 के अलावे कोई अन्य संख्या भी होना चाहिए, है ना। और कोई अन्य संख्या आ जाए तो समझ जाना वो क्या है, वह अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/15, ठीक है। 1/15 में यहाँ पे क्या मिला, मान लो यहाँ पे हर यहाँ पे 15 है, तो इस 15 में क्या करूँ मैं, 15 का गुणनखंड करूँ 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसमें देखिए नियम क्या बता रहा था कि 2 या 5 के अलावा क्या है, कोई अन्य स्वर आए, कोई अन्य के अलावा कोई अन्य संख्या आए, कोई अन्य संख्या आए, तो इस तरह से क्या कहेंगे, आए तो क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 5 के अलावे कौन आ गया, 3 आ गया, इसलिए यह जो 1/15 है यह अशांत प्रवृत्ति का हो गया, अशांत आवर्ती का हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा आज का ये जो क्लास था मेरा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए मुझसे जुड़े रहेंगे और खूब मन लगा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रश्नावली के साथ, और क्वेश्चंस को जो मैंने आज बताया उसी पे बेस्ट सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और जो चीज़ें उसमें मिसलेनियस जो चीज़ें समझानी होंगी, जो छूटी होंगी, उसको मैं वहाँ पे कवर अप कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।